हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने क्लास 10वीं की डेस्क वर्क संजीव डेस्क वर्क के टोटल 8 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 9वें मॉडल पेपर को लेकर आए। उम्मीद है आप इन वीडियो को लगातार देख रहे होंगे क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में इसी क्रम में मिलने वाले हैं। तो आप इनकी तैयारी अच्छे से करें और एक अच्छा स्कोर गणित में लाने की कोशिश कीजिए। तो बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं आज के मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर नंबर 9 देखिए, हर बार की तरह आपका जो पहला प्रश्न होता है वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ का होता है। तो आज का अपना पहला प्रश्न आपको डिस्प्ले पे नजर आने लग गया होगा। ये आपका पहला प्रश्न है जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। इसमें 420 और 130 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। संख्या आपकी 420 और दूसरी संख्या है आपकी 130। इनका एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल पैटर्न है, इसके गुणनखंड करने आवाज गुणनखंड और सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। तो 420 का आधा होता है 210, फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 105। अब इसमें हमें 2 का भाग जाएगा नहीं तो हम 3 का भाग लगाते हैं। 3 का भाग इसमें देंगे 35 बार, फिर 35 में 5 का भाग देना है 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग देना है 1 बार। यानी कि इस प्रकार से आपको इसके टुकड़े कर लेने हैं। फिर जो आपने टुकड़े किए उन टुकड़ों को आपको इस तरह से गुणा करके लिख देना है जो भी आपने इसके आवाज गुणनखंड किए हैं। 130 के करेंगे हम तो क्या 2 6 12, 2 5 10 यानी कि 65। फिर से इसमें अब 2 का जाएगा नहीं तो 5 का लगाएंगे 13 बार। 13 का भाग 13 में दिया 1 बार। 130 के टुकड़े हैं उनको आप नीचे लिख देंगे इसी प्रकार 2 गुणा 5 गुणा 13। अब जो अंक इन दोनों में कॉमन है, जो दोनों में मिलता है उसको हम गोले में बंद कर देंगे। इसके अलावा कोई भी अंक नहीं मिल रहा है, बस ये इन्हीं को हम गुणा करके लिख देते हैं। तो ये हमारा 10 आ गया है। तो आपका एचसीएफ जो है वो 10 होगा और ये आपको ऑप्शन नंबर बी पर राइट आंसर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न कंप्लीट हो गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है व्यंजक x-3 बहुपद px बराबर x³ प्लस x² माइनस 17x प्लस 5 का एक गुणनखंड होगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, घात 3 वाले जो प्रश्न है वो आपके सिलेबस से हटा दिए, यानी त्रिघात समीकरण है वो आपके सिलेबस से हटा दिए, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए। ये पहले हुआ करते थे लेकिन अभी ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है -5x प्लस 7y बराबर 2। ये एक समीकरण दिया है, इसका दूसरा आश्रित रैखिक समीकरण आपको बताना है। आश्रित रैखिक समीकरण का मतलब है जिसमें x, y और अचर संख्याओं का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। x, y अचर संख्या का अनुपात समान होना चाहिए। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं और सभी में देखिए 10x है, 14y है और 4 है। बस आपको इनको ये देखना है कि क्या ये इसी क्रम से इसी तरीके से लिखे हैं। आप इसके चेक करने के लिए इसको 10 बनाने के लिए, इसको 14 बनाने के लिए, इसको 2 बनाने के लिए आप 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का जब आप गुणा करोगे तो -10x प्लस 14y और बराबर 4। ये आपका इसका आश्रित रैखिक समीकरण हो गया। इस प्रकार का जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऑप्शन में आपको किसी में भी नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए आप 4 ऑप्शन में से वापस चेक कर सकते हैं और इसमें अब 2 की जगह आपको चिन्ह बदल कर गुणा करना होगा ताकि आप इसको ढंग से कर सके और पहचान सके। अब हम 2 की जगह क्या ले लेते हैं, -2 लेते हैं। अब -2 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा और ये 7 दूनी 14y हो जाएगा और ये 2 दूनी 4। अब आपको पुनः इसमें देखना है। 2 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि आपके बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव में जितने भी समीकरण दिए हैं इनमें सब में डबल हुआ है, इसलिए 2 का गुणा किया है। फिर दूसरी बार -2 का गुणा करके चेक किया है। तो ऐसा समीकरण आपको ऑप्शन नंबर डी पर नजर आ रहा होगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बस इसमें सिर्फ आपको इतनी ही पहचान करनी है। 3 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 में कहा है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 3, BC बराबर 4, AC बराबर 5 हो तो कोण B का मान बताइए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है, ध्यान दीजिए यदि त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी है और तीनों भुजाएं
अलग अलग हो, तीनों भुजाएं दी है और तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो आपको ये देख लेना है कि इसमें जो कोण का मान पूछा जाएगा वो हमेशा 90 डिग्री आएगा। तो आप बिना सॉल्व किए इसका आंसर लिख सकते हो। हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए त्रिभुज इस एबीसी में AB का मान 3 है, BC का मान 4 है और AC का मान 5 है। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी और पाइथागोरस प्रमेय में कहता है जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं कर्ण जो है ये कर्ण है और बाकी की शेष भुजाएं ये AB और BC है। 5 का स्क्वायर किया इधर 3 का स्क्वायर इधर 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 25 है और ये भी आपका 25 है। इसका मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज बना है और आपकी सबसे बड़ी जो भुजा है वो क्या है, AC यानी 5 है। अब आप चित्र से भी समझ सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा जो है उसका नाम यदि हम AC लिख देते हैं तो यहाँ जो बनेगा वो बिंदु B होगा और आपसे यही पूछा है कि इस B बिंदु पर कौन सा कोण होगा, तो B का जो मान है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बस इतना आप ध्यान रख सकते हो। ऐसी कंडीशन में आपको हर एक जो ऐसा भी प्रश्न आ जाए उसमें आपको 90 लिखना है, आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 5वां। इसमें कहा है बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 2 1 -2 से समान दूरी पर है। तो देखिए हम मान लेते हैं ये कोई बिंदु है A जिसके निर्देशांक है एक्स वाई और यहाँ मान लेते कोई बिंदु है जिसका नाम है B, इसके निर्देशांक है 2 1 और यहाँ मान लीजिए हमने कोई बिंदु ले लिया है C जिसके निर्देशांक आपके इस प्रश्न में दिया है 1 -2। तो ये जो बिंदु A है ये इस B से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी इस बिंदु C से। इसका मतलब है कि ये जो AB है इसकी दूरी और इस AC जो दूरी है इन दोनों का मान कैसा है, समान है। ध्यान दीजिए ये बिंदु A है इस B से भी उतनी दूरी पर है जितना इस C से। इसका मतलब है AC का जो मान है AB का जो मान है वो AC के बराबर होगा। तो इसके लिए आपको लिखना है AB बराबर AC। ABC आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, आप इनके जगह PQR भी ले सकते हो, जैसे आप चाहो उस हिसाब से बिंदु को रख सकते हो। अपना टारगेट है सिर्फ प्रश्न को सॉल्व करना। देखिए जब आपको इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो आपको दूरी सूत्र लगाना होगा और दूरी सूत्र आपको पता होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ इधर भी दूरी सूत्र लिख देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे प्रश्न आपके प्रश्नावली नंबर 7 में निर्देशांक वाले में पूछे गए थे। तो देखिए किसी एक को x1 किसी एक को x2 मान लीजिए, किसी एक को x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, या फिर आप नहीं मान रहे हो तो डायरेक्ट इनके मान इसमें से इसको घटा दीजिए या फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसमें से इनको घटाएंगे। देखिए x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इनमें से इनको घटाएंगे तो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस, लेकिन माइनस पहले से इसलिए हो गया प्लस का 2। देखिए पहली संख्या का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 2 से और फिर x से करना 2 दूनी 4 गुणा x यानी कि 4x। पहली संख्या का स्क्वायर y स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर 1, 2 का गुणा 1 से करेंगे और y से करेंगे तो वह माइनस का 2y। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में भी हमें ऐसे ही गुणा करना है तो x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2 और इंटू x करेंगे तो 2x। चिन्ह जो है वो चिन्ह लगाया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इधर आपका 2 दूनी 4 गुणा y यानी 4y। आपके जो ऑप्शन है इनमें सभी में लेफ्ट हैंड साइड में सारी संख्या लिखी है, इसलिए सारी संख्याओं को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं। देखिए ये लिख दिया x स्क्वायर, ये लिखा प्लस का 4, ये माइनस का 4x, ये प्लस का y स्क्वायर, ये प्लस का 1, ये माइनस का 2y। अब इन सारी संख्या को इधर लाएंगे तो इनके चिन्ह बदलते जाएंगे। ये जितनी भी संख्या प्लस की है वो माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस हो जाएगी। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का कर दिया, 1 माइनस का हो गया, माइनस 2x है इधर प्लस 2x हो जाएगा, y स्क्वायर इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 माइनस का हो जाएगा और प्लस 4y है माइनस 4y और उस साइड में आगे कुछ भी संख्या नहीं बची है।
अब जो कट रहा है उनको काट देंगे और जो शेष बचेगा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, प्लस के 4 से माइनस 4 खत्म, इसके अलावा प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खत्म। अब आपकी संख्या जो बची है उनको लिख देते हैं। ये बचा एक तो माइनस का 4x, एक बचा आपका प्लस का 1, एक माइनस का 2y, एक माइनस का 1। अच्छा इसको भी खत्म कर, प्लस 1 माइनस 1 खत्म, ये भी खत्म हो गया। अभी अपने पास है 4x और ये 2y और इधर बच रहा आपका प्लस का 2x और माइनस का 4y बराबर 0। दोनों चर एक जैसे, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 4x और प्लस का 2x, ये बचा आपका माइनस का 2x और माइनस 4y और माइनस के 2y ये माइनस के 6y बराबर 0। इनमें से देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या। इन दोनों में माइनस का चिन्ह है तो माइनस कॉमन आ रहा है और इन दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। इसका -2 कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा आपका x, ये चिन्ह हो जाएगा प्लस का और 6 में भाग लगाएंगे 2 का तो हो जाएगा 3 y बराबर लिखना है इधर 0। ये 2 बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, बट्टे में होने का मतलब है उधर 0 हो जाएगा, इसका मान भी 3y बराबर 0 बट्टा -2, इसका मान 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर बचा x प्लस 3y बराबर 0। कुल मिलाकर बस इनके दूरी सूत्र से दूरी निकालनी है, सारी चीजों को एक तरफ लेके आनी है, सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है x प्लस 3y बराबर 0 यानी ऑप्शन नंबर ए वो आपका राइट आंसर होगा। तो काफी सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, आपको अब तक संजीव डेसवर्क के 8 मॉडल अपलोड कर दिए हैं और ये आज आपका नवा मॉडल है। इसी के साथ संजीव डेसवर्क के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं टोटल 180 प्रश्नों के आसपास है, ये सारे प्रश्न आपके अपलोड आपको मिल जाएंगे। यहां से आप एक बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। यहाँ लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 मान रखते हैं। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान होता है वो 1 होता है, स्क्वायर लगने होने के कारण स्क्वायर कर दिया। 1 प्लस 10 45 का मान 1 होता है। आगे देखते हैं 1 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ऊपर सोल्व करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, बट्टे में आया 2 और किसी भी संख्या के यदि अंश 0 तो उसका मान भी क्या हो जाता है 0। अब आपको इसके 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 10 90, 1 sin 45, sin 0। इनमें आपको देखना है किसका मान 0 होता है। तो देखिए sin 0 जो होता है उसका मान 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसमें सिर्फ आपको मान पता लगाना था। 6 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। अभी देखिए 7वां प्रश्न, आप इनको फटाफट नोट करते जाए ताकि आप फटाफट इनको कंप्लीट कर सको। एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। मीनार की तली से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको बार बार बताया जाता है हमेशा 90 डिग्री त्रिभुज का चित्र बना लीजिए, यानी कि एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लीजिए। मार्किंग लिख देनी है आपको ABC और ये मीनार है और यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु पर कोई कोण बना है, वो कोण आपको पता लगाना है। इस मीनार की ऊंचाई है 100√3 मीटर और यहाँ इसके तल से इस बिंदु की जो दूरी है वो 100 मीटर है। आपसे थीटा पूछा है। देखिए ये दोनों भुजाएं दिए, इन दोनों के बीच में तुलना कीजिए। तो थीटा के सामने भुजा लंब होती है तो आपको लंब बटा आधार में चलना है। हमें पता है लंब बटा आधार आता है tan थीटा में, इसमें आता है tan थीटा में। अगर आपको नहीं पता तो देखिए लाल बटा कक्का, इसमें लंब और आधार किसमें आता है tan थीटा में, sin cos tan, तो tan थीटा में आता है। तो tan थीटा बराबर लंब का जो मान है वो 100√3 है और इसका मान 100 है। तो 100 से 100 खत्म, आपका मान बचा 1√3। तो आपको बताना है tan थीटा में किसका मान 1√3 होता है और सारणी से आपको पता चल जाएगा कि जो tan 60 है उसका मान कितना होता है 1√3। तो इसमें आपका जो इस जगह उन्नयन कोण बन के आएगा वो 60 डिग्री का आएगा। अगर आपको इन प्रश्नों को अच्छे से सीखना है और या फिर सारणी को अच्छे समझना है तो उसके लिए प्रश्नावली 9 का वीडियो हमने अपलोड किया है, वहां से आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। अगला प्रश्न देखिए 8वां
8वें प्रश्न में यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, संकेंद्रीय का मतलब देखिए एक शब्द आया है संकेंद्रीय। संकेंद्रीय मतलब है जिसका केंद्र एक है और उस पर बहुत सारे वृत्त बने हुए हैं, लेकिन यहाँ में दो वृत्तों की त्रिज्या दी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ केंद्र, इस केंद्र पर दो वृत्त बने हुए हैं। छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की प्रत्येक जीवा जो अन्य पर स्पर्श रेखा है की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि ये कहना चाहता है कि छोटे जो वृत्त है, अंदर वाला छोटा वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा, ये देखिए ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। तो आपको यहां से यहां तक यानी बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। 10वीं प्रश्नावली वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधित थी और उसमें हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया था। आप वीडियो देख सकते हैं, उसका भी पूरा डिटेल में है। इसमें 4 और 5 है, जबकि उसमें 3 और 4 भुजा थी शायद। देखिए ये जो इसकी त्रिज्या है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये जो त्रिज्या है बड़े वृत्त की ये कितनी है, 5। आपसे इसकी लंबाई पूछिए तो ध्यान दीजिए ये आपकी त्रिज्या है, ये आपका स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ एक कोण बनेगा जो 90 डिग्री का होगा। तो आप इसको O या A या B और यहाँ P यानी बिंदु आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ये निर्देशांक इसलिए रखें ताकि हम त्रिभुज का नाम लें तो आप भी समझ जाए किस त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो OPA में तो यहाँ लिखना है आपको समकोण त्रिभुज OPA में। देखिए 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है, थीटा इसमें है नहीं तो किसी एक को लंब और आधार मान लेंगे। दो भुजा दी है और तीसरी ज्ञात करनी है तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय ही लगाते हैं। आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का जो नाम है वो OA और आधार का नाम जो है वो आप AP ले लीजिए और लंब का नाम OP ले लीजिए। कर्ण का मान 5 है, AP का मान आपको ज्ञात करना है, OP का मान चित्र में 4 दिया है। 5 के स्क्वायर 25, ये लिखना आपको AP स्क्वायर और 4 के स्क्वायर 16। 16 इधर लेके आएंगे पक्षांतर करने के लिए, तो 25 माइनस 16 बराबर AP स्क्वायर। तो 25 में 16 जाने के बाद ये बचेगा आपका 9 बराबर AP स्क्वायर। आपको इस AP का मान ज्ञात करना है इसलिए इसका कर देंगे वर्गमूल और 9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 3। तो इस प्रकार हमें ये जो AP है ये 3 प्राप्त होती है। अब आप सेम इसी प्रकार से इस दूसरे त्रिभुज को करेंगे तो भी आपका इस BP का मान है वो 3 प्राप्त होगा। तो कुल इसका मान हो जाएगा 3 और 3 6, यानी कि जो आपकी स्पर्श रेखा है या जीवा है इसका नाम AB है, इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप राइट ऑप्शन देख सकते हो ऑप्शन नंबर B जिसमें 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। क्योंकि ये मान हमारा 3 है तो निश्चित है ये मान भी 3 होगा, क्योंकि ये 5 है और ये आपकी 4 ही है, इसका मान भी 3 आएगा। टोटल हो जाएगा इसका 6 और आपसे यही चीज पूछी गई थी। अगला प्रश्न देखिए 9वां। नवा प्रश्न, यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है तो त्रिज्यखंड का कोण बताइए, यानी कोण क्या होगा। तो देखिए जैसा प्रश्न कह रहा है आपको उस हिसाब से शुरुआत करनी है। इसमें कहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या कहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 भाग। वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12 भाग। 1/12 का मतलब है बट्टे में आपको 12 लगा देना है बस। यानी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के 1/12 के बराबर है। तो या तो आप वृत्त के क्षेत्रफल के बट्टे में 12 लगा दीजिए या त्रिज्यखंड में 12 का गुणा कर दीजिए। जैसे आप लिखना चाहो वैसा आपका आंसर आ जाएगा। आपसे इसमें पूछा है
कोण क्या हो गया, थीटा का मान पूछा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे में अपना 12। चल हमें इस थीटा का मान चाहिए, ध्यान दीजिए हमें इस थीटा का मान चाहिए। तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दीजिए। आप बाद में काटना चाहो तो बाद में भी काट सकते हैं, पहले काटना चाहो तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। हम बाद में काट देते ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए थीटा रख लेते हैं हम इसी जगह पर, पाई आर स्क्वायर बट्टा 12 लिखा हुआ है ये। तो 360 जाएगा ऊपर वज्र गुणा में और ये पाई आर स्क्वायर आएगा यहाँ बट्टे में। थीटा यही रखना है, 360 यहाँ आ गया और पाई आर स्क्वायर बट्टे में जाएगा, वज्र गुणा वाली स्थिति बनाइए। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म। अब 12 का भाग 360 में देना है, 12 का भाग 360 में देना है। तो 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी कि ये 30 बार कटा है। तो आपका जो थीटा है इसका मान कितना प्राप्त हुआ है, 30 डिग्री। काफी सरल प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों में हमेशा तुलना की जाती है और आपसे जो थीटा या त्रिज्या जो भी पूछी जाएगी उसका मान आ जाएगा। आप वापस देख सकते हैं, एक साइड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखा है, दूसरी साइड वृत्त का क्षेत्रफल लिखा है, हमें सिर्फ थीटा का मान ज्ञात करना है। आप इसका मान आसानी से निकाल पाओगे। ऐसे प्रश्नों में हमेशा इनकी तुलना कर दी जाती है, आंसर सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहां लिख देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 77। तो हमें पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और इसका मान है अपना 77। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 22 है। अब दूसरी बात दी है इसने, चाप की लंबाई, और इसका मान आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। देखिए चाप की लंबाई सूत्र भी आप जानते होंगे, 2 पाई आर थीटा बटा 360 बराबर 22। आपसे कहा इसने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए इन दोनों में से जो चीज कट जाएगी वो काट लेते हैं और जो चीज शेष बच जाएगी उनको बचा देंगे, हमारा त्रिज्या का मान आ जाएगा। तो हम यहां से थीटा का मान अलग कर लेते हैं। पहले थीटा जैसे पहले वाले प्रश्न में किया है सेम उसी प्रकार से यहाँ है, तो थीटा यही रखते हैं। ये 77 360 चला जाएगा ऊपर, बट्टे में आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार यहां भी थीटा को अलग कर लीजिए। तो 22 360 जाएगा ऊपर, बट्टे में आ जाएगा आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखिए एक समीकरण अपना ये है पहली शर्त से, और दूसरी शर्त से अपना समीकरण बन गया है ये। दोनों के बाएं पक्ष में क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, और दोनों एक ही वृत्त के त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई है। इसका मतलब थीटा भी समान होगा, समान होगा इसका मतलब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का बायां पक्ष समान है, उसका दायां पक्ष भी समान माना जाएगा। तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो दाएं पक्ष है उनको साथ लिख देते हैं। जैसे 77 गुणा 360 बटा पाई आर स्क्वायर बराबर 22 गुणा 360 बटा 2 पाई आर। जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। 360 से 360 खत्म, पाई से पाई खत्म, यहाँ आर 2 बार है तो एक बार आर खत्म, यहाँ एक आर बचा हुआ है, ध्यान रखना क्योंकि पाई आर स्क्वायर मतलब है आर गुणा आर। एक आर खत्म हो गया, एक आर अभी शेष है। इसके अलावा 2 एकम 2, 2 से एक आर दिया 11 बार। अब यहां ऊपर बचा आपका 77 बटा आर और इधर बचा आपका 11। इसके नीचे कुछ नहीं है, हम गुणा वज्र गुणा करेंगे इनका। तो आर 11 गुणा आर 11 आर बराबर 77। आपको सिर्फ आर का मान चाहिए तो 77 बटा 11, 11 का भाग 77 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो काफी आसानी से हमें त्रिज्या का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इससे पहला प्रश्न था उसमें भी तुलना की थी और इस प्रश्न में भी तुलना है, काफी सरल प्रश्न है ये। अगला देखिए, 10 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। आप इनको उतार लिया करो ताकि आप इनको भूलो नहीं, वरना बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा।
अगला 11वां प्रश्न देखिए। यदि शंकु की ऊंचाई एवं त्रिज्या, देखिए ये शंकु दिया है, चित्र नहीं है और हमें इसको बनाना है। शंकु की ऊंचाई एवं त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ये शंकु की ऊंचाई होती है और ये इसकी त्रिज्या होती है। ऊंचाई को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं और त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊंचाई आपको 12 दी है और जो त्रिज्या है वो 5 सेंट दी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है आपसे। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आपको सूत्र याद है तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो देखिए ये आपकी ऊंचाई है और ये आपकी त्रिज्या है, ये आपका एल है, यानी एल। हमें सूत्र में एल का मान चाहिए तो आपको पहले एल का मान निकालना है। यहाँ हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो आप सोच सकते हो कि पाइथागोरस प्रमेय वापस लग रही है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके बराबर आ जाएगा। तो हम एल का मान निकालते हैं। सूत्र आपको पता होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। यदि आपको सूत्र नहीं पता तो कोई बात नहीं, या आपकी त्रिज्या इसका स्क्वायर कर दीजिए और इस एच ऊंचाई के स्क्वायर कर दीजिए और ये आपका कर्ण है। तो त्रिज्या 5 है, 5 के स्क्वायर और ऊंचाई आपकी 12 है, 12 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर होता है 25, 12 का होता है 144। दोनों को जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। ऊपर वर्गमूल है और 169 यानी 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है। इस प्रकार हमें जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है एल, उसका मान पता चल गया है। तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको, तिरछी ऊंचाई है। तो हमारे इस एल का मान 13 आ गया है। अब हमें बस सूत्र में रखना है, आंसर आ जाएगा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी 5, एल आपकी 13। आपसे इसका सिर्फ मान पूछा है और मान में जो आंसर है वो पाई के रूप में, इसका मतलब इस पाई की जगह इसने मान रखने के लिए नहीं कहा है, हम इसमें सिर्फ पाई ही रख देते हैं। तो देखिए 13 गुणा 5 65 गुणा पाई यानी 65 पाई, ये अपना आंसर प्राप्त होगा। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी आपका राइट आंसर। तो ये भी काफी सरल है, जो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया है। 11 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। आप प्रश्नों को साथ के साथ उतार लिया करो ताकि आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़े, तो आपका टाइम बच सके। उतारने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। अगला प्रश्न देखिए 12वें प्रश्न में आपको कहा है घटना ए होने की प्रायिकता दर्शाता है। घटना ए होने की प्रायिकता दर्शाता है। तो देखिए सीधा सीधा सूत्र दिया है। ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। प्रायिकता का जो मान है वो किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर हो सकता है। और प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर हो सकता है। कुल मिलाकर इसका मतलब हुआ कि प्रायिकता जो है P1 मतलब प्रायिकता, इस प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होगा। और इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जो आपका राइट आंसर, क्योंकि ये इसमें सीधा सूत्र पूछा है। अगला प्रश्न 13वां आपसे पूछा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन √2 अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी 7√3 ये भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी 7 + √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी जो सभी के सभी जो ऑप्शन है वो आपके अपरिमेय संख्या है। प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, P और Q एक द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो P + Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण बड़ा सिंपल दिया है, x² + bx + c। इसके दो शून्यक है बेटा, क्या है? दो शून्यक। और एक शून्यक जो है उसने कहा है P है और दूसरा शून्यक इसका Q है, और इनका जोड़ने के लिए कहा है। जोड़ने का मतलब इनका योगफल। तो आपको बस सीधा सीधा लिख देना है यहाँ शून्यकों का योगफल। क्या लिखना आपको? शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का जो योगफल का सूत्र होता है वो आप जानते होंगे। वो सूत्र है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक।
x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, दूसरी प्रश्नावली बहुपद का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो x का गुणांक, x कहाँ है, ये रहा, इसका गुणांक क्या है b, लेकिन यहाँ माइनस लगाए तो आपको लगाना है माइनस b। x स्क्वायर का गुणांक, इस x स्क्वायर में किसका गुणा है, a का, तो आंसर आएगा आपका माइनस b बटा a। और राइट ऑप्शन यदि आप देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो काफी सरल प्रश्न है, ये भी सीधा सूत्र आपसे पूछ लिया गया है। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है आपका 15वां। देखिए ये मॉडल पेपर काफी इजी है, और आप इतनी प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको भी बहुत इजी लगेंगे, और आपके 15 में से 15 नंबर पूरे आ जाएंगे। अगला प्रश्न है 15वां। इसमें लिखा है 3x माइनस 9y बराबर 17, यानी 3x माइनस 9y बराबर 17, और इसमें आपको x बराबर 0 है तो y का मान आपको पता लगाना है। तो समीकरण में फटाफट जहाँ x नजर आएगा वहां हम 0 रख देते हैं और समीकरण सॉल्व हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि की तरह। 3 गुणा 0 0 माइनस 9y बराबर 17। आपको y का मान चाहिए, तो देखिए y ये खत्म हो जाएगा, इसको रखो या मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y बराबर 17 बट्टा 9, और ये माइनस का चिन्ह उधर चला जाएगा, तो y का मान क्या आ रहा है 17 बट्टा 9 माइनस 17 बट्टा 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें 17 बट्टा 9 माइनस में लिखा है। अगला प्रश्न देखिए 15 प्रश्न अपने हो चुके हैं। अभी हम फिलहाल 18वें प्रश्न को करेंगे, क्योंकि 16वां और 17वां प्रश्न थोड़े बड़े हैं और कठिन है, इसलिए पहले हम 18वें प्रश्न को करेंगे। देखिए 18वां प्रश्न, इसमें कहा है एक खंबे की परछाई की लंबाई 2 मीटर है और सूर्य को नील कोण 60 डिग्री है, तो खंबे की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इस प्रकार के हर एक प्रश्न में आप इस तरह से चित्र बना दिया कीजिए, यही आपके चित्र बनते हैं बस। A B C यानी समकोण त्रिभुज का चित्र बनाना है। खंबे की परछाई की लंबाई, ये जो खंबे की परछाई है ये 2 मीटर है, मान लीजिए ये खंबा है और ये इसकी छाया है, और उन्नयन कोण 60 डिग्री आपको दिया है, और आपको इस खंबे की लंबाई ए बी का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया है और जो ज्ञात करना है, इन दोनों में चलिए थीटा के सामने भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, शेष भुजा आधार, तो लंब और आधार में चलिए, और लंब और आधार आता अपना tan थीटा में, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब का मान है ए बी, आधार का मान है बी सी। ए बी बटा बी सी का मान 2, और थीटा जो अपना है 60 डिग्री, तो हम tan 60 डिग्री लेते हैं। तो tan 60 का मान होता है √3 बटा 1, अंश बटा हर बीच में बराबर वज गुणा कर दीजिए। ए बी का गुणा 1 से करेंगे ए बी हो जाएगा, तो 2 का गुणा √3 से करेंगे तो 2 √3 और मीटर लगा देंगे। तो ए बी हमने क्या माना है, इस खंबे की ऊंचाई मानी है, तो काफी आसानी से हम पता लगा लेंगे। इसका जो राइट आंसर है 2 √3 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। देखिए सॉल्व करते समय आपको पूरे पैटर्न से कैसे करना है, इसके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप पूरे पैटर्न से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अभी सिर्फ हमारा टारगेट है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, इसलिए इनको पूरे पैटर्न से नहीं कराकर फटाफट सॉल्व करते हैं। अभी 18वें से अब हम कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17। यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। देखिए ये आपका ये कोई मीनार है, और इस मीनार के तल से, देखिए प्रश्न जो कह रहा है उस हिसाब से क्षेत्र तो 90 डिग्री का ही बनेगा, आप जानते ही हो। ये मीनार है, इस मीनार के तल से एक इस जगह पर और एक थोड़ा सा आगे 2 बिंदु हैं, और 2 ही कोण आपके इसमें दिए हुए हैं। देखिए एक जो आपको कोण दिया है वो आपका 30 डिग्री का है, और जो दूसरा कोण आपको दिया है वो 60 डिग्री का है। तो हमेशा ध्यान दीजिए 90 डिग्री से जितनी ज्यादा दूरी पर होगा उतना ही कोण कम बनेगा, यानी यहाँ 30 बनेगा, और जितना पास होगा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। एक कोण 30 का हुआ, एक 60 का हुआ। इसने कहा है यहां से इस बिंदु से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो स्मॉल a है,
देखिए मैं नाम डाल देता हूं इसमें ए बी सी, यानी यहां से बी से सी तक की जो दूरी है वो स्मॉल ए है, और बी से इस डी बिंदु तक की जो दूरी है वो क्या है, बी। यहां से लेकर यहां तक की दूरी डी है। ऐसा प्रश्न में स्पष्ट कहा है, और पता हमें ऐसे चलता है। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा है यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, तो मीनार के आधार से ए दूरी यानी दूर वाली दूरी है, और बी छोटी दूरी, और कोण भी दिया है, दूर वाली के लिए 30 डिग्री है और पास वाली के लिए 60 डिग्री है। तो इस मीनार ए बी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए आपको दो त्रिभुज नजर आ गए होंगे, ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी। आपको दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर चलना है। आपको लिखना है यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यानी एक तो ये छोटा वाला है, दूसरा यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में। एक तो ये छोटा त्रिभुज लेना है और एक आपको ये पूरा बड़ा त्रिभुज लेना है। एक छोटे वाले त्रिभुज में जो थीटा है वो 60 डिग्री है, और बड़े वाले त्रिभुज में थीटा है वो 30 डिग्री है। लंब और आधार में ही चलना है हमें, क्योंकि आपसे बस इसी भुजाओं के बारे में ही चर्चा कर रहा है। तो यहाँ अपना हुआ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और जो लंब है इसका नाम है ए बी, आधार का नाम बी डी, ए बी बटा बी डी। थीटा अपना यहाँ 60 डिग्री है। थीटा कितना है, 60 डिग्री, इसलिए जो tan 60 है ये हम लिख देंगे यहाँ। tan 60 का मान √3 बटा 1, ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, यानी इस मीनार की ऊंचाई, और बी डी का मान है स्मॉल बी। अब देखिए अंश बटा हर बीच में बराबर है, वज्र गुणा कर दीजिए। ए बी का गुणा 1 से करेंगे तो ए बी, और √3 का गुणा बी से करेंगे तो √3 बी। इससे आगे सवाल नहीं हो रहा है, यहीं छोड़ दीजिए इसको, समीकरण 1 डाल दीजिए। हमने जब नवी प्रश्नावली कराई थी उसमें आपको इसी पैटर्न से समझाया था, और उसी पैटर्न का ये सवाल है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें आपको अंक नहीं देकर ए और बी दिया है। दूसरा देखते हैं, दूसरे त्रिभुज को। इसमें भी वही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा अपना 30 डिग्री है, तो ए बी जो लंब है वो, और ये आधार इस बार आपको पूरा लेना है, क्योंकि त्रिभुज आपका ए बी सी, तो बी से आपको आधार लेना है। आपको ए बी का मान ज्ञात करना है, और इस बी सी का मान स्मॉल ए आपके प्रश्न में दिया है। tan 30 का मान होता है 1/√3। सेम इसी तरह आ गया, फिर से वज्र गुणा कर दीजिए। आपको ए बी का मान चाहिए, तो देखिए √3 गुणा ए बी बराबर ए गुणा 1 करेंगे तो ए आएगा। आप ए बी को अलग कर लीजिए, क्योंकि ए बी का मान ही हमें ज्ञात करना है, √3 बट्टे में चला जाएगा, तो इससे आगे ये बढ़ नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का बायां पक्ष समान है। हमें इस ए बी का मान ज्ञात करना है, तो आपको लिखना है समीकरण 1 गुणा समीकरण 2। इसका मतलब है समीकरण 1 का बायां पक्ष का गुणा बाएं पक्ष से कर दीजिए, और दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष से कर दीजिए। बस ए बी का गुणा ए बी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और √3 से √3 खत्म, और ए बी का गुणा जब आप 1 से करोगे, ए का गुणा बी से करोगे तो ये ए बी बन गया। आपको मान चाहिए ए बी का, इसका मतलब है इसका वर्गमूल करना है। इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, और ए बी के ऊपर आ जाएगा चिन्ह वर्गमूल का। तो ए बी यानी इस खंबे की या फिर इस मीनार की जो ऊंचाई है वो √AB आपको प्राप्त होगी, और ये ए बी है वो ऑप्शन नंबर सी में आपको राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए अपने 17 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 16वां प्रश्न है, छठी प्रश्नावली से पूछा है, और थोड़ा ये बड़ा प्रश्न है, तो आप इसको एक धैर्य के साथ समझिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रश्न है और थोड़ा कठिन भी होगा ये, इसीलिए हमने ये लास्ट के लिए छोड़ दिया है। देखिए 16वां प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिए, थोड़ा कठिन प्रश्न है, इसलिए आपको अच्छे से समझना भाई। ये आपको कोई एक त्रिभुज लेना है, इसका नाम है ए बी
सी। अब इसने कहा है इस BC पर कोई बिंदु है D जो इसके बीचों बीच है, ये बिंदु है कोई, ये इसके बीचों बीच स्थित है, और आपसे x का मान पूछा है और आपका मान क्या है वो देख लीजिए। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर x इंटू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर x इंटू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और इस x का मान क्या होगा ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। आपको क्या करना है, एक लंब डालना है इस पर। क्या करना है, लंब डालना है। लंब का मतलब है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूं। हाँ जी, यहां मान लीजिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और इस जगह पर मैं एक बिंदु अलग ले लेता हूं जिसका नाम होगा E। जो D है वो इस बिंदु का मान है, जो D है वो पहले वाले का जैसा प्रश्न में कहा है, और E हमने लंब डाला है। लंब इसलिए डाला है ताकि हम समकोण त्रिभुज बना के इसकी तुलना कर सकें। हमें समकोण त्रिभुज क्यों बनाना है, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है, और आप जानते हो स्क्वायर हमेशा पाइथागोरस प्रमेय में ही आता है, इसके अलावा स्क्वायर कहीं नहीं आता है। तो भुजाओं का स्क्वायर पाइथागोरस में होता है, और पाइथागोरस के लिए समकोण त्रिभुज चाहिए, इसीलिए हमने इसमें लंब डाला। ये इसका कारण है लंब डालने का। देखिए अब आपको क्या करना है, त्रिभुज सेलेक्ट करने। कौन कौन से त्रिभुज सेलेक्ट करने वो बताएंगे आपको ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर भुजा वाले। यानी कि एक तो त्रिभुज लीजिए ABE, आपको लिखना है यहाँ समकोण ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में। आप चित्र में ध्यान दीजिए, थोड़ी देर आप इसको भूलिए और देखिए ABE में 90 डिग्री दोनों साइड बना हुआ है। तो इधर आपका 90 डिग्री सामने कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये आपका लंब हो जाएगा। तो यहाँ आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय लिखने के बाद में आपको लिखना है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ आप पहले लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का नाम है आपका AB स्क्वायर, कर्ण का नाम क्या है, AB स्क्वायर। ये आपका आधार है BE। BD नहीं लेना है, BE लेना है, क्योंकक्योंकि हमारे ABE में D नहीं आ रहा है। हाँ जी, तो AB स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस BE के भी टुकड़े कर सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो BD प्लस DE। तो हम लिखते हैं इसमें AB स्क्वायर बराबर, इस BE की जगह लिखेंगे हम BD प्लस DE, BD प्लस DE का होल स्क्वायर, और ये लिख दिया हमने AE स्क्वायर। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी BD स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी DE स्क्वायर, और दो का गुणा दोनों से कर देंगे, 2 गुणा BD गुणा DE। इस प्रकार आपको लिखना है, और ये आपका चल रहा है AE स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बोला है थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, इसलिए धैर्य के साथ समझना है इसको स्टेप बाय स्टेप। ये आपका समीकरण बन चुका है। अब यहां तक करने के बाद इसको समीकरण नंबर 1 बनाकर छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां प्रश्न हमारा रुक जाता है हमेशा हम वही समीकरण बना के रखते हैं। अब इसी प्रकार आपको इस दूसरे त्रिभुज में चलना है, और इस त्रिभुज का नाम है AEC। क्या नाम है, AEC। तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं इसको। समकोण त्रिभुज AEC में वही पाइथागोरस लगानी है हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का नाम है इस AEC के लिए AC, क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा ये, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, तो AE स्क्वायर, और इसको आपको EC स्क्वायर ले लेना है। फिर से लिख देंगे इसको AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर, और इस EC को आपको टुकड़े करने। ये जो EC है ना, ये क्या है, DC में से DE घटा देनी है।
EC की जगह आपको क्या लिखना है, CD माइनस DE। क्या लिखना आपको, CD माइनस DE। देखिए आप सोच रहे होंगे कि पहले इसमें जोड़ा इसमें घटाया, यार ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका सीधा सा रीजन है, आपके प्रश्न में कहा था कि ये जो D है इस भुजा BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब है कि ये जो BD है ये किसके बराबर है, इसे CD के बराबर है, इसलिए हम इसको BD और CD के रूप में ला रहे हैं। देखिए बस ये रीजन है, इसका इनके टुकड़े किए जा रहे हैं। और E बिंदु पहले से नहीं दिया था, E हमने लम डाला है, और जो चीज आप मानते हैं वो आप चीज आप लानी नहीं होती है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस इस D का भी स्क्वायर, और 2 का गुणा करेंगे दोनों से, चिन्ह माइनस का आएगा, 2CD इंटू DE, समीकरण नंबर 2। बस एक्चुअल में देखा जाए ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ आपको रचना करनी है, समकोण त्रिभुज सेलेक्ट करना है और पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। वहां भी पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, फिर इसके बाद समीकरण 1 और 2 डाल देना है। अब आगे क्या करना है वो प्रश्न ही आपको बता रहा है क्या करना है। देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये रहा AB स्क्वायर और ये आपका AC स्क्वायर। इसका मतलब है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ना है। आपका प्रश्न ही आपको बताता है, बस आपको थोड़ा दिमाग रखना होता है। तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, आपको इन दोनों को जोड़ देना है। देखिए बाएं पक्ष में तो हुआ आपका AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और दाएं पक्ष में जो मान है उन सबको लिख देंगे एक साथ। ये लिखना आपको BD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस 2BD गुणा DE प्लस AE स्क्वायर प्लस, अब इसको जोड़ देंगे सबको, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। लिखते समय कोई संख्या नहीं छूटे, इस चीज की विशेष सावधानी रखनी है। DE स्क्वायर माइनस 2CD गुणा DE। लेफ्ट हैंड साइड अपना पूरा मिल चुका है, बस राइट हैंड साइड मिलाने की देरी है। अब इनमें से जो चीज जुड़ रही है, जो घट रही है, जो कट रही है, इन सब चीजों को हमें ध्यान रख के फिर सॉल्व करना है। हमारे इसमें BD बचाना है हमें और AD भी बचाना है, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। BD भी बचाना है और AD बचाना है, बाकी को काटना है और सॉल्व करना है। तो देखिए इसको तो हम लिख देते हैं BD स्क्वायर, क्योंकि हमें बचानी है। अब DE स्क्वायर जो है और देखते हैं कहाँ है, एक तो D स्क्वायर ये रहा, एक D स्क्वायर ये, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जिनको सॉल्व कर जाएंगे उनको हम गोले में बंद कर देंगे ताकि हम भूले नहीं, कोई संख्या छूटे नहीं। तो D स्क्वायर और D स्क्वायर ये दोनों जोड़ने के बाद में कितनी हो जाएगी, 2DE स्क्वायर, यानी D स्क्वायर और D स्क्वायर कितना हो गया, 2DE स्क्वायर। देखिए A स्क्वायर और AE स्क्वायर ये भी कितना हो जाएगा, 2AE स्क्वायर। ठीक है, ये भी सॉल्व कर चुके। अब इसके अलावा आपकी संख्या बची है CD स्क्वायर। देखिए हमने लिख दिया है कि CD और BD आपस में बराबर है, इसलिए CD का मान हम क्या लिख देंगे, BD लिख देंगे और ऊपर से स्क्वायर लगा देंगे, इसलिए हमने लिख दिया इसको BD स्क्वायर, यानी कि ये भी हमने ले लिया। अब बचा है आपका ये 2BD और DE, ये बचा है आपका 2BD और ये माइनस 2CD DE वाला। अब ध्यान दीजिए दोबारा से, 2BD BD और CD आपस में बराबर है, तो देखिए 2DE तो पहले से मिल रहा है, 2 मिल रहा है, DE मिल रहा है, ये प्लस है ये माइनस से कट जाएगा, लेकिन यहाँ BD प्लस, यहाँ BD है और यहाँ CD, और हमें पता है BD और CD बराबर है, इसका मतलब है ये BD CD ये सब खत्म। बस खत्म होने के बाद आपके पास में जो आपने लिखा है वही बचा है। अब इसको हम लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करना है और उस तरह से आंसर लाना है, तो मैं इधर से मिटा देता हूं। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, क्योंकि इधर अपने पास जगह नहीं बची है। तो इस जगह पर मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। ये मान AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहां लिख दिया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, ये आपका BD स्क्वायर बचाना है आपको, क्योंकि इसमें आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो BD स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर कितने हो गए, 2bd स्क्वायर है, और डी स्क्वायर प्लस 2de स्क्वायर और प्लस 2ae स्क्वायर, ये आपका बनकर आया है। अपने आप चित्र में देखिए, ये बी डी स्क्वायर तो आपको बचाना है, इसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है, और जो नहीं बचाना है वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इन सब में से कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन ले लिया है, तो ये बी डी स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ डी स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ ए स्क्वायर लिख दिया है, यहाँ 2 लिखिए। अब इनको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए ये जो बी डी स्क्वायर है ये तो रखना ही रखना है हमें, क्योंकि आंसर में आ रहा है। अब इनको ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर और ए स्क्वायर चित्र में देखिए, ये आपका है डी, ध्यान दीजिए ये आपका है डी, इतनी सी भुजा, और ये है आपका ए। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इसकी एक आकृति बन रही है, और आकृति इस प्रकार से बन रही है इसकी, और ये आपका क्या है डी ई, और ये आपका क्या है ए ई, और ये आपका 90 डिग्री। ध्यान दीजिए ये लाइन है ए ई की हो रही, और ये लाइन है आपके डी ई की, और यहाँ आपका 90 बन रहा है। तो ये हो गया आपका आधार, ये आपका लंब। तो डी के स्क्वायर और ए के स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, इस ए डी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये क्या है कर्ण है। तो इस डी स्क्वायर और इस ए स्क्वायर का जो योग है, डी स्क्वायर और ए स्क्वायर का जो योग है, इससे क्या बन जाएगा, ए डी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन गया, ए डी स्क्वायर। इसमें पुनः पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर ले लिया है। आ गया समझ में। अब इस साइड पे अपना चल रहा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब आप ये जो आया है आपका आंसर, इसको मिलान कर लीजिए जो आपसे दिया था उससे। ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर, एक्स की जगह पे 2 है, ये आपका बी डी स्क्वायर है, और ये आपका ए डी स्क्वायर है। आपसे कहा इस एक्स का मान बताइए, तो इन्होंने निकाल लिया, इस एक्स का मान क्या आ रहा है 2। तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, इस चीज में कोई शक नहीं है। इसलिए आपको इसको अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार देखना है और उतारना है और समझने की कोशिश करनी है। बस एक चीज जरूर ध्यान रखना है, पाइथागोरस प्रमेय बार बार यूज की जाएगी इसमें। एक बार इस त्रिभुज के लिए, दूसरी बार ये, और तीसरी बार यहाँ। और बी डी और सी डी बराबर है, हमारा आंसर में बी डी है और सी डी है नहीं, इसलिए बी डी को बचाते जाना है, सी डी को खत्म करते जाना है। ये मेन पॉइंट्स आप ध्यान रखना, आपके समझ में आ जाएगा। आई होप आज अपना जो लास्ट वीडियो था मॉडल 9 का वो कंप्लीट हो गया है। अब आने वाले जो वीडियो है उनमें आपको जो शेष प्रश्नावली हमारे चैनल पर अपलोड करने से रह गई थी, प्रश्नावली 4 से शुरुआत करेंगे, उनको आप देख सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।